इसीलिए मैं क्या नहीं हुई। सर आज इंशाल्लाह मैं कुछ सेंड करके आपको सेंड कर दूंगी। नहीं नहीं, सही है, कोई नहीं, आप एक दो दिन नहीं टाइम आज, ले लो। ठीक है, उससे बेहतर है तो कर दूंगी इंशाल्लाह। हम्म। आप लोग को कैश बजट में कोई डाउट हुए थे क्या? एक्चुअल में प्रैक्टिस ही नहीं हुई तो फिर बोलना मुश्किल है कि कितने हुए कितने नहीं हुए। तो बुलेटिन में 3 रह गए हैं अगर देखा जाए तो। जी जी जी। ये बस 3 रह गए, 3 टॉपिक कवर करने हैं बुलेटिन में। हाँ हाँ, बजटिंग में और उसमें बेसिकली पहला वाला जो है वो है अपना स्ट्रेटेजिक वाला है। दूसरा में जितने टेक्निक्स है वो है। और चौथा में जो है अपना ये है अपना फोरकास्टिंग टेक्निक्स है तीसरा में। जी। ठीक है। हम्म। तो कोई ज्यादा नहीं है वो, मुझे भी पता है। अगर एक बार आदमी अगर ईमानदारी से अगर करे तो आई बिलीव मतलब 4-5 दिन के अंदर में चीजें पूरी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। तो जस्ट 2 मिनट रुक जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मतलब एक सवाल आप 1 मिनट देख लीजिए। कि ABC is a retail company that uses the accrual accounting for its record. Fact regarding ABC 939 ऑपरेशन सेल्स बजट किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद कलेक्शन दिया हुआ है 60% ऑफ द मंथ एंड 30% ऑफ द फॉलोइंग मंथ। उसके बाद मार्जिन जो है वो है कितना जी? मार्जिन है 25% ऑन सेल। फिर बोल रहा है टोटल ऑफ 25% ऑफ मर्केंटाइल हेल्ड फॉर merchandise held for resale is purchased in the month prior to the month of sale. 20% of the 20% is purchased in the month of sale and payment of merchandise in the month of the following. Other expected monthly expenses is 22,600, annual depreciation 2,16,000। ठीक है। above ABC एंड 39 स्टेटमेंट जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है। ठीक है। ये कौन से असाइनमेंट का है जी? ये असाइनमेंट नंबर खाली ये बजटिंग का 7 वाला है। असाइनमेंट नंबर बजटिंग का 7 क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा एक मिनट। डाउनलोड्स में बजट इन्वेंट्री, मतलब क्वेश्चन में इन्वेंट्री का कुछ नहीं दिया है। और एक मतलब मैं समझा नहीं। एक मिनट बाबा। 24। जी महाराज भाई। चलिए। और नीचे के सारे वैसे ही हैं। एक नहीं होगी 20।
ये ना, हमसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या मांगा था कि हमको प्रोजेक्टेड इन्वेंटरी देना है एज ऑन 31 दिसंबर में मेरे हाथ में कितने की इन्वेंटरी रहेगी। ठीक है जी। जी तो उसके बाद हमारे पास 30 नवंबर की स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, तो एक्सेल खोल लेते हैं। कैश कैश कलेक्शन और रिसीट एक ही होता है। कैश कलेक्शन और कैश रिसीट एक ही होता है। यस, तो देखिए हमसे मांग रहा है कि हमको 31 दिसंबर के दिन का हमको इन्वेंटरी पता करके उसको देना है। ठीक है, तो इस सवाल में जो समझने वाली बात है, बोल रहा है एबीसी इज द रिटेल uses the accrual accounting the sales are budgeted 220,000 for December and 200,000 for January. So December and January 220,000 and January आपका 200,000। थोड़ा ये स्पीकर बंद कर लें। कौन सो रहा है भाई? तो बताना मुश्किल है, लेकिन म्यूट म्यूट कर लें स्पीकर। कमाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आगे का सवाल ये कि कलेक्शन जो हो रहा है कि वो 60% ऑफ द मंथ 30%, तो कलेक्शन से हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल क्या है 25%। तो हम सबसे पहले जीपी एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका 25% हम माइनस कर देंगे। इसका मतलब हमको ये मेरे को पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 80% मर्केंडाइज जो होता है हेल्ड फॉर सेल इज परचेज इन द मंथ प्रायर टू द सेल। यानी इसकी 80% की जो परचेजिंग होती है वो पहले होती है। तो यानी इसकी जो परचेजिंग होगी वो क्या होगी, इसके 80% के बराबर होगी पहला, यानी कि जैन वाला। फिर एंड 20% इन द मंथ ऑफ सेल, यानी कि इसके अंदर में जो दिसंबर से रिलेटेड जो सेल है उसका 20%। तो टोटल सेल भी मेरे को पता चल गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल पता चल गया, टोटल परचेज पता चल गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, पेमेंट मर्केंडाइज खली बल्ली करो। उसके बाद बोल रहा है कि अदर एक्सपेक्टेड मंथली एक्सपेंसेस टू बी पेड इन द मंथ, छोड़ दो, दिस छोड़ दो। बोल रहा है कैश दिया हुआ है, एआर दिया हुआ है जिसके अंदर नेट ऑफ 4,000 का अनकलेक्टेबल है और साथ में दिया हुआ है इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी दिस अगर 30 ऑफ नवंबर का दिया हुआ है, इसका मतलब दिस इज योर ओपनिंग इन्वेंटरी। तो ये मेरा ओपनिंग इन्वेंटरी है। कितना दिया हुआ जी, 132,000 का ओपनिंग इन्वेंटरी दिया हुआ है। अब आइए, अब आपके पास ये कॉस्ट ऑफ सेल भी दिया हुआ है, ये हमारे पास परचेज भी दिया हुआ है, ओपनिंग भी दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हमको क्लोजिंग इन्वेंटरी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, यानी एक साथ का मेरे को क्लोजिंग इन्वेंटरी मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, तो ये सवाल जो था आदमी को परेशान करने के लिए था। दिस सवाल वाज नॉट टफ एट ऑल। सर रिपीट कर दें ये दोबारा। पहले सवाल को पढ़ लें एक बार फिर बोलिए। जी जी, पहले एक बार सवाल को आप लोग पढ़ें। देखिए ये सवाल में बोलता है कि एबीसी इज अ रिटेल, ठीक है, रिटेल स्पोर्टिंग गुड्स जो
कोई भेजते हैं, एंड दैट यूजेस द अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम फॉर इट्स रिकॉर्ड। ठीक है, फैक्ट्स रिगार्डिंग द एबीसी ऑपरेशंस आर एज फॉलोज। वो अपने ऑपरेशंस के बारे में बताते कि मैं इस तरह से अपने ऑपरेशंस करता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा जो दिसंबर में सेल है 220 है और जनवरी में 200,000 है। साथ में उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया मेरी मार्जिन है 25% ऑफ सेल। तो जब मार्जिन ऑफ सेल है इसका मतलब हम डायरेक्ट 25% घटा देंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। जैसे हमने यहाँ मार्जिन घटा दी, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 120 आएगा इसका आंसर, सॉरी पी आएगा यहाँ पे मैंने, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि हमने जीपी माइनस किया तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अच्छा, उसकी जो स्टेटमेंट, उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोल रही है कि भाई साहब आप जो क्या करते हो कि 80% मर्केंडाइज आपको स्टॉक में रखना पड़ता है फॉर द मंथ प्रायर टू द मंथ ऑफ सेल। यानी कि अगर जनवरी में सेल करना चाह रहे हो तो आपके पास उतने के 80% के बराबर आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। ठीक है, उतने का आपको परचेज करना पड़ेगा, नोटिस होनी चाहिए, उतने का आपको परचेज करना पड़ेगा। साथ में जितना करंट मंथ का आपका सेल होता है उसका 20% के बराबर आपको परचेज करना पड़ेगा। इसका मतलब इस दोनों सिचुएशन में इसका हमको 165, ये 165 का 20% हमको परचेज करना पड़ेगा और साथ में 150,000 का हमको कितना परसेंट करना पड़ेगा जी, 80%। तो ऑल टुगेदर हमको परचेज का इंफॉर्मेशन मिल गया, साथ में हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर, नॉट इट्स नॉट अ ट्रायल बैलेंस, ये बैलेंस शीट के अंदर में हमको दिया हुआ है इन्वेंट्री मेरा कितने का है। तो इन्वेंट्री बोल दिया कि 132,000 की आपकी इन्वेंट्री है। तो 132,000 की मैंने इन्वेंट्री ले ली। तो अब जो हमने ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, कैसे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इससे हमारा ये निकल के आ गया, इससे जो हमको आया 120,000, ये मेरी इन्वेंट्री आ गई। तो आंसर ए नहीं होके आंसर एक्चुअल में बी होगा। ठीक है, क्योंकि ए में ये होगा आंसर। आपने आंसर देखा था क्या तोहिद भाई? नहीं मेराज भाई, आप ही जानो, मैंने नहीं देखा। अभी मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्योंकि देखिए इन्वेंट्री वो नवंबर का दिया है, अभी दिसंबर का पूछ रहा है। या हबीबी, नवंबर का जो इन्वेंट्री है दिसंबर में ओपनिंग नहीं होगा जी, क्लोजिंग तो इन्वेंट्री, अच्छा जी, क्लोजिंग इज इक्वल ओपनिंग, सही है। यस, अब समझ आई। एक बार देखेंगे। अभी देखिए 220 का आपने 25% निकाल दिया है, फिर उसके बाद नहीं समझ आया। किसका 25% निकाल दिया, क्या नहीं समझ में आया बोलिए। देखिए आपने दिसंबर का 220 निकाल दिया और उसमें से ग्रॉस मार्जिन 25 माइनस कर लिया। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ आया ये लाइन? जी हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ठीक है। ये लाइन क्लियर है आपको? कॉस्ट ऑफ सेल क्लियर है कि नहीं है? सेल्स माइनस जीपी जो करते हैं ना तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आता है। ये क्लियर है कि ये भी नहीं है क्लियर? ये 165 क्लियर है? जी, कॉस्ट ऑफ सेल तक ठीक है। अब आ जाओ परचेज पे आओ। तो परचेज में क्लियर बोल दिया कि जितना अगले मंथ में बेचोगे उसका 80% के बराबर आपको परचेज करना है। तो यानी 150,000 का 80% के बराबर आपने परचेज करना है। साथ में जिस मंथ में सेल करते हो उसका 20% के बराबर आपको परचेज करना है। तो ये जब दोनों फिगर लीजिएगा तो आपको 153,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये परचेज हो गया। ये ओपनिंग इसलिए है क्योंकि ये नवंबर का क्लोजिंग था। तो रूल के हिसाब से क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसका मतलब अगर ये चीज इधर माइनस हो जाएगा तो हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल आएगा। तो हमने इसकी जो वैल्यू निकाली तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। जो मेरे हाथ में बचा वो सॉरी माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा मैंने। तो जो मेरे हाथ में आया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। जो मेरे हाथ में आया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। तो बस सिर्फ इतना सा मैंने काम किया। तो आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यही फार्मूला के बेस पे ये निकला है ओवरऑल। ठीक है, तो ये फार्मूला के बेस पे ये निकला है। बोलिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग है। मिराज भाई 1/20 का टोटल कैसे आ रहा है? हैं? 1/20 का टोटल कैसे आ रहा है? या हबीबी ये 21 का टोटल कहाँ आ रहा है? ये गलत आ रहा ना, ये तो 3 में से 2 गया, 1 बचना चाहिए। नहीं, आपने ये दोनों को ऐड किया क्या? ये दोनों आप ऐड करो ना और इसको माइनस करो। मिराज भाई, मैं ये समझता हूँ कि परचेसेस प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इससे क्या इज निकलेगा? इक्वल कॉस्ट। क्या 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 समझते हैं आप? बोलिए तो, फिर से बोलिए तो। वो किया। आप क्या समझते हैं, बोलिए। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि परचेसेस प्लस ओपनिंग, नहीं, परचेसेस प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग परचेजेस प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस ओपनिंग, हाँ उससे आपका क्या निकलता होगा बताइए तो थोड़ा सा। जी। ये इससे आपका क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स, निकलता है बताइएगा। ये जिंदगी में कभी नहीं कॉस्ट ऑफ आएगा। गुड्स, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स तो नहीं जिंदगी आएगा। में, जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि ये फार्मूला ही गलत आप समझ रखे हो। तो ये फार्मूला ही रॉन्ग है, तो इसको याद करके आपको कोई फायदा नहीं। आपने अगर जिंदगी में और आसान करना है तो आप हमेशा ऐसे सोचो कि आपके पास जितना ओपनिंग स्टॉक था और आपने जो परचेज किया होगा, इस दोनों के बराबर आपके पास क्या होना चाहिए? या तो सेल्स हो जाना चाहिए कॉस्ट पर, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको इसको क्वांटिटी के फॉर्म में समझाऊंगा तो मे बी इट विल बी मोर क्लियर टू यू। मान लो कि एक बंदा है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके पास एक 100 यूनिट था। फिर उसने एक परचेज करा कोई 800 यूनिट, तो उसके हाथ में टोटल अवेलेबल कितना हो गया जी? कितना हो गया? 900। अब उसने सेल कर दिया। अगर सेल उसने 600 यूनिट कर दिया तो उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? वही सेल्स माइनस ये होना, हाँ 900 माइनस सेल्स सेल्स माइनस नहीं होगा, 300। तो ये क्वांटिटी के फॉर्म में था। दिस वाज इन द बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब मैं मानता हूं कॉस्ट के फॉर्म में। तो हमारा जो सवाल पे कॉस्ट था वो क्या था? ओपनिंग था 132,000 का। परचेज का कैलकुलेशन करके हमने लाया था 153,000। इसका मतलब मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल कितना था? 285,000। अब अगस्त के दरमियान में हमने सेल कितने का किया इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट? 165 का किया। ये सारा एट कॉस्ट हो रहा भाई।
ये इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट कितने का 165। तो जो बचेगा बैलेंस वो क्या बचेगा 120 तो बचेगा। जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज यही था कि आपको जीपी निकाल के कैलकुलेशन करना था, दैट वाज द ओनली एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, और तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं था। हाँ, अभी एक बार चेक कीजिए ना, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या अभी भी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ही तो पूछ रहा है आपसे। नहीं, मेरा भी क्वेश्चन छोड़िए, आप ये आपको क्या चेक कराना बोलिए, मैं चेक करा दे रहा हूँ। एक बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेक कीजिए। लो बाबा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेक कर लो। लो आ जाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपको क्या चाहिए था, ध्यान दियो। सेल ओपनिंग नहीं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इज इट? चलो, ओपनिंग कितना है आपका, परचेज कितना है आपका, क्लोजिंग कितना है जी? हो गया जी सही है, हो गया। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो ना, आपके पास इतना ही आना था। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये सब रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने कर लिया तो बेहतर है, नहीं किया तो और बेहतर है, क्योंकि फिर एग्जाम में आप सीखिएगा। क्योंकि इसमें हम इसमें कंफ्यूज हो गए थे, बजटेड प्रोडक्शन। ओए होए होए, इतनी कंफ्यूजन कहाँ से लाते हो मेरे भाई? यार भाई क्या इतनी कंफ्यूजन नहीं लाओ भाई, रहने दो। हाँ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का अपना जो टारगेट है वो एक्चुअल में स्टार्ट अभी होता है। इससे पहले जो भी था वो उनका एक प्रॉब्लम था, दैट वी हैव सॉल्व्ड इट। आप भी जब प्रॉब्लम कीजिएगा तो आपके भी प्रॉब्लम आएंगे, तो फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले हमको कोई आदमी एक बात बता दे कि ये फोरकास्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, अपना जनरल लैंग्वेज में बता दे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज आनी चाहिए। व्हाई यू नीड टू फोरकास्ट, एंड फोरकास्ट आपको हेल्प कहाँ करता है, फोरकास्ट से आप क्या क्या डिसीजन लेते हैं वो मेरे को बताएं। पहले तो फोरकास्ट बताएं क्या होता है, फोरकास्ट से आपको बेनिफिट्स क्या है वो बताएं। जी बोलिए। फोरकास्ट से वी प्रेडिक्ट द अनसर्टेनिटीज। ठीक है, और बिजनेस में इसका क्या इस्तेमाल है? इट हेल्प्स इन फोरसाइटिंग। ठीक है, यानी एक फोरसाइट देता है, वो तो मेरे को समझ में आ गया, आपने एकदम प्योर बुकवाद बताया, बट और इस्तेमाल इसका क्या है? इतना ही पता है। नहीं पता है। और ताहिर भाई, डू द ऑनर प्लीज। फोरकास्ट हम फ्यूचर को लेके कोई भी चीज प्रेडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारी सेल्स इतनी होगी। यानी प्रेडिक्ट करने के लिए, फोरसाइट प्रोवाइड करने के लिए फोरकास्ट की जरूरत पड़ती है। यस, आई थिंक सो। नो, दिस इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आता है कि जब हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो प्रिडिक्ट कुछ भी हो सकता है। हम कॉस्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और रेवेन्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब रेवेन्यू के लिए वर्ड यूज करते हैं देन वी सेट प्रिडिक्शंस, और कॉस्ट के लिए जब करते हैं तो एस्टिमेशन, ठीक है। दोनों के लिए डिफरेंट नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है। अब बात आती है कि हम जब ये प्रिडिक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिस होनी चाहिए, ऐसे ही हम नहीं कर सकते,
ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के सीरीज को फॉलो किया जाता है, 3 तरह की टेक्निक्स को यूज की जाती है। जो पहला टेक्निक्स है उसका नाम है रिग्रेशन, दूसरी टेक्निक्स का नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तीसरी टेक्निक्स का नाम है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको भूल जाइए, बाकी रिग्रेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके सिलेबस में है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और रिग्रेशन कैसे काम करता है? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो होता है जहां पे आपके पास अनसर्टेनिटी, आपको आइडिया नहीं होता, तो आप क्या करते हो, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हो। एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं तो एक्सपर्ट आपको क्या बताते हैं कि आपकी मार्केट की जो सिचुएशन होगी इस तरह से होगी, दे विल गिव यू एन आइडिया। तो जो आपके जो फोरकास्ट होंगे, जो आपको एक आइडिया दिया जाएगा, तो बोला जाएगा कि अगर मार्केट की जो कंडीशन रहेगी, मार्केट की जो कंडीशन रहेगी, मार्केट विल गो लाइक बूम, मार्केट में सब कुछ अच्छा चलेगा। तो इस तरह की जो पब्लिक है वो कितने लोग हैं, तो इसको पॉपुलेशन साइज आप बोल सकते हो, परसेंटेज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इससे ऐसे कितने पब्लिक लोग हैं, तो मानता हूं कि 40% लोग हैं जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के हैं, दे फील एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो वो उनका 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज सेइंग दैट वी हैव अ बूम, और वो बोलते हैं कि अगर बूम हुआ तो मेरी मार्केट लाइक आई एम सेलिंग सम गुड्स, तो एबीसी इज माय कंपनी, तो मैं बोलता हूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है एबीसी ए, ये इसका सेल जो होगा वो 15,000 का हो जाएगा इफ एवरीथिंग इज फाइन। देन द सेकंड पर्सन एक बंदा है जो थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच का बंदा है, जो बोलेगा स्टेटस को, यानी मार्केट इसी तरह की रहेगी, मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्पेलिंग को छोड़ दीजिए। तो मार्केट में वैसे एक बंदे, मेरे पास जो मेरी जो पॉपुलेशन है या मेरे जो बंदे हैं, जिन एक्सपर्ट से मैं ओपिनियन ले रहा हूँ, वैसे ओपिनियन की जो पॉपुलेशन है वो 30% की है। तो 30% के बंदे जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं भाई साहब कंडीशन विल रिमेन सेम, डोंट बी ऑप्टिमिस्टिक टू मच, रियलिस्टिक होके काम करो। तो ये बोलते हैं 11,000 जाएगा। एक और बंदा है जो बोलते हैं कि मार्केट में क्या आ जाएगा जी, मार्केट में बूम नहीं होगा, मार्केट स्टेटस को नहीं होगा, बल्कि मार्केट डाउन हो जाएगा, मार्केट डाउन हो जाएगा। ऐसे मेरे पास जो पेसिमिस्टिक अप्रोच के जो बंदे हैं वो 30% है, क्योंकि हर पॉपुलेशन का परसेंटेज 100 होना चाहिए, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। कोई भी एक्सपेक्टेड वैल्यू का जब सवाल करेंगे तो उसकी जो पॉपुलेशन साइज होगी वो हमेशा 100 पे होगी, जिसको हम परसेंटेज या वेटेज के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीसरे वाले जो बंदे ये बोलते हैं भाई साहब इतना नहीं पता, बट हमको पता है कि अगर मार्केट खराब भी हुआ, यू विल एबल टू गेट द रेवेन्यू, यू विल गेट द एबल टू नेट इनकम ऑफ 5,000। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है, इट इज एन अर्थमेटिक मीन। ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का अर्थमेटिक मीन है ऑफ दिस डेटा, ऑफ दिस डेटा। इसका ये सिर्फ अर्थमेटिक मीन है। तो बट आपके पास सवाल में इस तरह से भी डेटा रह सकता है, आपके पास सवाल में जो डेटा रह सकता है, परसेंटेज को आप पॉपुलेशन साइज को परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। पॉपुलेशन के साइज को वो ऐसे बोल सकते हैं 0.5, 0.3 एंड 0.3। इसका मतलब है या तो वो 100% होगा, नहीं तो वो 1 होगा पॉपुलेशन का इक्वल। अब आपके पास, आप इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, तो आपके पास 2 तरीका है। एक, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो सम टोटल आया वो कितना आएगा, 10 मिलियन समथिंग आ गया, यानी 1,80,000 आ गया हमारे पास टोटल। ठीक है, अब इसको मैं वेट से, पॉपुलेशन के वेट से डिवाइड कर दूंगा, यानी ये बोलूंगा दिस डिवाइड बाय दिस, दिस इज गोइंग टू बी द सेल, यानी कि 10,800 एक्सपेक्टेड सेल आई शुड कंसीडर फॉर माय फोरकास्ट, फॉर माय प्लानिंग, फॉर माय budgeting, whatever I wanted to do, I have to take care of that. Okay, 10,800 is going to be my sale. So there is a one way of doing it. There is another way of doing it, like simply you can do that because it is already being presented in form of fraction. ये already हम लोग इसको इसमें कर लिया है, डेसिमल में ला दिया है, not fraction, डेसिमल में ला दिया है। तो हम डायरेक्टली इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को जो नंबर अब आएगा वो डायरेक्टली जो हमारा आंसर आएगा वो देखिएगा, आंसर आएगा 10,800। तो हमको ये पूरा अगर डिवाइड नहीं करने का हो तो हमें इनिशियली ही वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द
परसेंटेज, वो इसको या तो हम परसेंटेज या डेसिमल के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन एक्चुअल में कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एग्जाम में आपको बोलेगा कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकाल दीजिए, एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल दीजिए, ठीक है, या एक्सपेक्टेड आउटकम्स निकाल दीजिए। तो आपके पास सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है, जो परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा उससे उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा जो वैल्यू दिया रहेगा, यानी प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू कर दीजिएगा तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो ये तरीका कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक सवाल कर लेता हूं, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं कि मार्केट विल गोइंग टू बी, वी थिंक दैट के मार्केट में तीन तरह की सिचुएशन, तीन तरह का स्टेटस जो है एग्जिस्ट करेगा। या तो मार्केट में बूम होगा, नहीं तो स्टेटस को होगा, नहीं तो रिग्रेशन आएगा, रिसेशन आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे दी। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी देने का मतलब क्या होता है कि इस प्रोबेबिलिटी से हम डिमांड को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा अर्थमेटिक मीन निकलता है उसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो कोई भी कंपनी जब अपनी सेंसिटिविटी एनालिसिस करती है, सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब होता है व्हाट इफ एनालिसिस, इफ द सिचुएशन चेंज व्हाट विल बी द माय रिजल्ट। इसका मतलब होता है कि पहला प्रोबेबिलिटी, दिस टाइप ऑफ फर्स्ट पैरामीटर लाइक दे थिंक इन लाइक केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1 में उन्होंने सोचा कि प्रोबेबिलिटी बूम की 30% होगी, स्टैटिस्को की 50% होगी, रिसेशन की 20% होगी। तो दिस इज द सिचुएशंस 1 दे हैव डिसाइडेड इन देयर माइंड। Then after doing the consultation with the other set of the people, they found that okay, boom की probability will be 20%, status quo की probability will be 40%, and recession की probability will be 40%. तो all together this is going to be the probability. तो again हमने यहाँ पे जो निकाला है that is the arithmetical mean. फिर एक तीसरा set of the people को लिया, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, वो उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला देखो बूम की प्रोबेबिलिटी 40% की है, स्टेटस को की 40% की है, रिसेशन की 20% की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर फिर हमने अर्थमेटिकल मीन निकाला और हमारा ये आंसर आ गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैन बी थॉट ऑफ द सिनेरियो फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हेन द प्रोबेबिलिटी चेंजेस। इसका मतलब क्या होता है कि एज इफ एनालिसिस ये होता है, व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब होता है जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू चेंज होते हैं, वैसे वैसे हमारे रिजल्ट वेरी करते रहते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू में हमने क्या सीखा है कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी होता है, जहाँ पे वी आर नॉट श्योर हाउ द इकोनॉमी विल गो, तो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग जो फोरकास्ट करते हैं, वी आर अनश्योर अबाउट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दैट विल बी इन द फ्यूचर्स, वी हैव टू मेक अ फोरकास्ट एंड वी गो फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम क्या करते हैं, हम एक्सपर्ट ओपिनियन या पॉपुलेशन से हम एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और उस अंडरस्टैंडिंग को हम अप्लाई करके अपनी एक वैल्यू डिराइव करते हैं। फिर इसी का जो फर्दर नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं या व्हाट इफ एनालिसिस बोलते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब होता है कि इफ द सर्कमस्टांसेस चेंजेस तो हमारा उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है जी, इस पे अगर कोई सवाल है तो प्लीज एक बार पूछ ले। ठीक है जी, आ गया सवाल नंबर, हमारे पास सवाल खुल गए। तो बोला जॉनसन सॉफ्टवेयर हैज डेवलप्ड न्यू टेक्निक्स। इन्होंने बोला कि देखिए जॉनसन ने एक डेवलप किया है नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। जॉनसन के सेल मैनेजर हैज प्रोबेबली प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, एक उनके जो एक्सपर्ट्स थे, उनके जो मैनेजर्स थे, उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया। उन्होंने बोला कि देखो भाई ये सेल होगी, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इनकम के फॉर्म में बताना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यूनिट के फॉर्म में नहीं है। So you always need to read the requirement. If you don't read, you will give the wrong answer. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी दे हैव थॉट, ओके 0.2, 0.3, 0.3, 0.3 एंड बोल रहा है कि अगर 20% प्रोबेबिलिटी है कि 4000 का नुकसान हो जाएगा, 30% की प्रोबेबिलिटी है कि 10,000 का प्रॉफिट होगा, 30% की प्रोबेबिलिटी है कि 30,000 का प्रॉफिट होगा और 20% की प्रोबेबिलिटी है कि 60,000 का प्रोबेबिलिटी होगा। तो यानी कि इसको और इसके बीच का अर्थमेटिकल मीन्स निकालना है, अर्थमेटिकल मीन्स निकालना है। यानी कि अब हम जब सवाल करने जाएंगे तो हम आराम से इसको कर लेंगे।
तो हम इसको आराम से कैसे करेंगे, हम यहाँ से इंफॉर्मेशन कॉपी करेंगे और हम इसकी मीन निकालेंगे और वही मीन कहलाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आ जाइए, तो इस सवाल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को उठा के ला रहे हैं। तो इन्होंने हमको एक आइडिया दिया, बोला देखो भाई मेरी जो यूनिट सेल होगी वो होगी 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000। दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट सेल इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, साथ में इन्होंने प्रोबेबिलिटी भी बताई है। प्रोबेबिलिटी का मतलब वही पॉपुलेशन की जो ओपिनियंस होती है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है उनकी स्टडीज होती है जो बोलते हैं चांसेस ऑफ ऑकरेंस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है 0.2%, 0.3, 0.3 एंड 0.2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इफ एंड दिस इज द इनकम, दे आर सेइंग दैट ओके अगर 20% के चांसेस है कि उसको 4,000 का नुकसान हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग रेवेन्यू ही विल डू द लॉस। तो 30% चांसेस है कि वो 10,000 रुपया कमाएगा और बाकी के 30% चांसेस है कि वो 30,000 कमाएगा। एंड देन ही विल गो, उसके और 20% के चांसेस है, यानी कि 40,000 सेल होने के 20% के चांसेस है। और अगर 40,000 सेल हुआ तो उसको 60,000 की रेवेन्यू हो जाएगी, 60,000 की उसकी प्रॉफिट हो जाएगी। इट्स नॉट रेवेन्यू, इट्स प्रॉफिट हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछा कि एक्सपेक्टेड बता दें तो हम सिंपल सा एक काम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब का टोटल निकाल देंगे। दैट इज गोइंग टू बी माई एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये मेरा क्या निकल आएगा जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू 23,200 हमारा एक्सपेक्टेड मंथली इनकम आएगा। जब भी हम कोई अब प्लानिंग करेंगे, आई हैव टू टेक इनटू द कंसीडरेशन 23,200 एज अ एक्सपेक्टेड इनकम, बजटेड इनकम, जो भी आप वर्ड बोल सकते हो। अब बात यह आएगी कि एग्जाम के क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट में अगर आपसे एक्सपेक्टेड क्वांटिटी अगर मांग दिया होता, एक्सपेक्टेड क्वांटिटी अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती तो आपने क्या करना था, आपने सारे सब करने थे, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये जो एक्सपेक्टेड इनकम की जगह आपने एक्सपेक्टेड क्वांटिटी पे ये लगाने थे, प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करना था। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चीजें चेंज होके आती वो ये आती। इसका मतलब है कि 25,000 का यूनिट का उसका एक्सपेक्टेड सेल होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर आंसरिंग, तो आपको पहले क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट में एकदम क्लियर रहे कि क्वेश्चन जो आपसे मांग रहा है वही आंसर दे। क्वेश्चन आपसे इनकम मांग रहा है तो आपका आंसर 23,002 पे होना चाहिए। मैंने बोला कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्वांटिटी मांगेगा, जब क्वेश्चन क्वांटिटी मांगेगा देन इट शुड बी आंसर एज 25,000, तब आप अपना ये 25,000 पे आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा कंसेप्ट था जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड। तो अभी बताएं कि सारा आपको कोई दिक्कत है क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू में? नहीं सर। डन। ओके। और अनीस भाई ये खुद जा रहा है, ठीक है ना? एक्सपेक्टेड वैल्यू यह सिंपल कंसेप्ट है, ये कोई इतना हाँ, बस वही है, क्वेश्चन को रीड करके थोड़ा समझ लेना है कि किसकी एप्लीकेशन मांग रहा है बस। जबरदस्त। हाँ, मतलब और ज्यादा इसमें कुछ अलग से कुछ चीजें नहीं मांग रहा वो जी। अब ये सवाल जो है इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इस पे बहुत अच्छे से दिमाग लगाने हैं। मैं इसको करा के छोड़ूंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये सवाल को आपने अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये सवाल करने हैं। अब मैं पहले रिग्रेशन के कंसेप्ट खत्म करा लूं, फिर हम लोग उस पे आएंगे।
ठीक है, तो ये वाले मामले क्लियर हो गए, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड दिस क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये सारी टेक्निक्स थी जिसमें रिग्रेशन है, टाइम सीरीज है, लर्निंग है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, तो रिग्रेशन हम लोग के सिलेबस में है, टाइम सीरीज जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, लर्निंग का वो हमारे सिलेबस में है जो पिछले दिनों हमने कवर किया था, और एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी हमने कवर कर लिया। अब बात आती है कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। तो रिग्रेशन एनालिसिस को समझने के लिए हम आपको बताते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है वो आपके पास्ट, आपने जो अपने पीछे की जो लर्निंग है या पीछे की जो आपकी ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा है, जो आपने पीछे अपने लर्निंग करी होगी, जो काम कर रहे हो उससे एक लर्निंग आपकी जनरेट होती है, उस लर्निंग का एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या बोलता है कि आपने एक पास्ट के डेटा को आपने अब्सॉर्ब किया। मान लो कि आपकी एक सेल्स लेवल थी 100 रुपए, तो 100 रुपए में आप 500 रुपए का कॉस्ट इनकर करते थे, और आपने 102 यूनिट बनाया और आपको 510 रुपए का कॉस्ट लग गया। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि आपकी इस इतने इंफॉर्मेशन में क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि आप 100 यूनिट बनाते हो तो आपको 500 देना पड़ रहा है, और आपको अगर 102 यूनिट बना रहे हो तो आप अगर 102 यूनिट बना रहे हो तो आपको 510 यूनिट बनाना, 510 रुपए का कॉस्ट पड़ रहा है। तो अभी कोई आदमी मेरे को अपना लॉजिक लगा के मेरे को बोल दे कि इसमें उनकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितनी है, कोई आदमी प्लीज बताए भाई। एक बार सवाल बोलिए। सवाल ये है कि आपने 2 लेवल पे प्रोडक्शन किया है। 1 लेवल है वो 100 यूनिट का लेवल है जिसके ऊपर आपने 500 रुपीज का खर्च किया है। सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन है जिसपे आपने 102 यूनिट बनाया है और आपका कॉस्ट है 510। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट। 500 फिक्स्ड एंड 10 वेरिएबल। कैसे किया आपने? एक को बनाने के लिए 500 की जरूरत हो रही है। तो 2 को बनाने के लिए 1000 क्यों होनी चाहिए थी? 510 हो रही ना, लर्निंग कर चल रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना फ्लक्चुएट होगी, जो वेरिएबल है उसी पे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे को बताए ना, आपके हिसाब से आपने कौन सा फॉर्मूला लगा के आपने बताया कि 500 फिक्स होगा और बाकी जो वेरिएबल होगा, कि कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? देखिए ये यहाँ पे 2 बात हो सकती है। एक तो हम हाइड्रो वाला मेथड यूज कर लें, करके बताएं, हमको नहीं पता है, आप बताइए। या तो आपका फिक्स कॉस्ट क्या है वो पूछ रहे हो ना सर? यूनिट इंक्रीज हुए हैं। हाँ, हाई कॉस्ट हाई लो मेथड्स आपने यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, हाई लो मेथड यूज करने का मतलब ये होता है कि आपको बोलता है कि आपको निकालना होता है डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। तो इसमें जो चीजें निकलती है वो एक्चुअल में निकलती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब इसको हम इस फार्मूला को यूज कर रहे हैं, तो हमने बोला डिफरेंस इन कॉस्ट मेरा निकाल के बताएं। तो डिफरेंस इन कॉस्ट आपका कितना है? 10 रुपए का। फिर हमने बोला डिफरेंस इन यूनिट निकाल के बताएं, तो आपने बोला डिफरेंस इन यूनिट है हमारा 2 रुपए का। इसका मतलब अगर हम इसको इसके साथ ये कर ले, डिवाइड कर,
हो गया। तो अगर हम डिवाइड करें तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगा। कितना है जी? 5 रुपए का। ठीक है, अब बात आएगी, यानी कि यहाँ ये एक तरह का सिचुएशन है जहां पे अगर 490 आप बनाइएगा तो आपका क्या कॉस्ट आएगा? सॉरी, ये 100 पे है ना, मान लीजिए 98 बनाइएगा तो आपका क्या कॉस्ट आएगा? $98 बनाएंगे तो आपका कॉस्ट क्या आएगा? क्यों? टोटल कॉस्ट क्या होगा 98 यूनिट का? 490। 98 यूनिट का अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि 98 यूनिट बनाए, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपने यहाँ 98 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो आपने क्या क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, बोलिए जी। अभी आपको फिक्स कॉस्ट पता चल रहा है ना? फिक्स कॉस्ट मेरे को पता चल गया, तो क्या मतलब हम, यानी कि अगर ये जो हमको निकल गया आया पर यूनिट का 2 रुपया आया, ये हमको समझ आ गया, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं 98 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो आप मेरे को बता सकते हो कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना आना चाहिए? हाँ, तो 90 अभी आपको फिक्स कॉस्ट कितना मिला है? फिक्स कॉस्ट तो अभी हम निकालेंगे तो इक्वेशन के हिसाब से मेरा 500 आएगा। नहीं, 500 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्वांटिटी कम हो रही है यूनिट्स की। देखिए, इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कितने का है? 10 रुपए का है, 2 और 10 है, यानी पर यूनिट हम 5 रुपया तो ले लिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 यूनिट बनाए तो हमने अगर इसको इक्वेशन में ड्रॉ किया होगा, अगर हम इसको पहले इक्वेशन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पहले इक्वेशन में आई विल जस्ट ड्रॉ to check what is the fixed cost for me here. Okay, so now यस भाई, ये टोटल कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स होता है, ये बात तो हम जानते हैं, सही है? हाँ, आप सही जान रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को ये बताना था, या ये लाइन मिट गया, चलो कोई नहीं। हमारा सवाल सिंपल था कि हमने बोला 500 यूनिट बनाया तो आपका कॉस्ट था, सॉरी 100 यूनिट बनाया था, आपका कॉस्ट था 500। फिर आपने 102 यूनिट बनाया था और आपका कॉस्ट हो गया था 510। तो आपने बोला मैं लो हाई मेथड यूज करूंगा, लो हाई मेथड यूज करूंगा, ठीक है, दैट आई अग्रीड विथ यू। मैंने बोला लो हाई मेथड्स में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का डेफिनेशन होता है, पर यूनिट इज इक्वल टू ये, ठीक है, और डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस इन, सॉरी डिफरेंस इन यूनिट। तो आपने जब इसको लगाया, जब आपने इसके फार्मूला को जब आपने वो किया, वैलिडेट किया, तो आपका आंसर आया 5 रुपया पर यूनिट। नाउ माय क्वेश्चन, कैन यू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर 98 यूनिट, कैलकुलेट फॉर 94 यूनिट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे एक काम करना था, आपको पता होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने लिखना था एट 100 यूनिट लेवल माय टोटल कॉस्ट इज हाउ मच, 500 इज इक्वल टू
फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाल लिया था 98 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 था। यानी कि इस सवाल में आपका कोई फिक्स कॉस्ट नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट इक्वल टू था आपका वेरिएबल कॉस्ट। इस सवाल में आपके पास कोई फिक्स कॉस्ट नहीं था। तो अगर आप 98 का यूनिट बनाते, अगर आप 98 यूनिट बनाते तो आपका सिंपल सा कॉस्ट होता 98 मल्टीप्लाई बाई 5। इसका मतलब आप बोलते मेरे को 490 दिरहम कॉस्ट लगने वाला है। तो सबसे पहले ये जो आपने जो डेटा का इस्तेमाल किया, ये आपके पास एक डेटा है। इस डेटा से आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया मेरा वेरिएबल कॉस्ट 5 है, फिक्स कॉस्ट 0 है। ठीक है, आपने जब टोटल कॉस्ट का जब लाइन इक्वेशन बनाया तो आपने क्या लिखा, a प्लस बी एक्स। तो a की जगह आपने क्या बोला, भाई मेरे कैलकुलेशन पे a 0 है, ठीक है, b और x। अब ये जो b होता है इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट, और इस a को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं इसके लैंग्वेज में, रिग्रेशन के लैंग्वेज में। तो हमने एक इक्वेशन यहाँ से डिराइव किया, a हमने 0 लिख दिया और b के जगह हमने बोल दिया कि b जो है हमारा 5 रुपीज पर यूनिट है, और बाकी जो x है, x जितना आप प्रोड्यूस करोगे ना, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, तो जितना जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना उतना उसका कॉस्टिंग बढ़ते जाएगा। तो ये जो आपने इंटरप्रिटेशन लिखा है, ये आपने कैसे लिखा? क्योंकि आपने अपने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया, उसको आपने इस लाइन में प्लॉट किया, क्योंकि कॉस्ट का ये लाइन होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, और उस लाइन से आपने ये इक्वेशन ड्राइव किया। जी भाई बोलिए। भाई नहीं है तो नहीं है ना, क्यों नहीं है का कोई सवाल नहीं होता भाई, जितना इंफॉर्मेशन था उसमें नहीं है। अभी कोई सवाल आएगा जिसमें रहेगा, मैं दिखाऊंगा कैसे आएगा। तो यहाँ पे तो हमने क्या दिखा कि जो ऑब्जर्वेशन है, रिग्रेशन जो होता है, इट्स अ रिसेंट पास्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा कंप्राइजिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो आई वांट टू हाईलाइट कि इसमें जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है यूनिट प्रोडक्शन। ये हमारा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दिस इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो टोटल कॉस्ट निकलता है, चूंकि ये वेरी होता है, द मोमेंट यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, तो ये चेंज होता रहता है। तो जब ये चेंज होता है, लेकिन ये चेंज होता है बेस्ड ऑन दिस नंबर प्रोड्यूस, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बोलता है ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा कंप्राइजिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट and trying to explore an algebraic equation between dependent and independent। यानी इसमें एक algebraic equation लिखा गया, और इस equation का actual जो wording है वो ये होता है, y is equal to a plus bx। तो इस algebraic इक्वेशंस में इसको हमने लाया है, एंड दैट इज कॉल्ड द सिंपल रिग्रेशन। अब इसकी डिफिनेशंस भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो रिग्रेशन होता है वो एक्चुअल में इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, one as a dependent, other as a independent, or sometime more than two variables is also there, that is called the multiple regression। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आता है कि जो रिग्रेशन है, ठीक है, वो
एकदम सीधा सीधा रिग्रेशन है। उसमें क्या होता है कि अगर सिंपल रिग्रेशन है तो सिंपल रिग्रेशन होता है उसमें एक ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और अगर मल्टीपल हुआ तो उसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अच्छा, इसके जो ये क्या होता है, ये y का वैल्यू डिपेंडेंट का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए x डिपेंडेंट वेरिएबल्स का हम वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है, जो a और bx होता है, ये जो a होता है इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, और जो b होता है एक्चुअल में इसको स्लोप बोलते हैं, और ये जो x होता है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो सबसे पहले ये किया जाता है ताकि आप फोरकास्ट कर सके, इसकी ये एक बेनिफिट्स है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि पिछला जो रिलेशंस है उसको डिस्क्राइब करना कि वो रिलेशन सही है, ये अपने आप में डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और साथ में ये करता है द मॉडल सेलेक्ट डिपेंड अपॉन द पर्सन हु इज मेकिंग द मॉडल। तो जो इसने मॉडल को बनाया है वो अपने ऊपर डिसाइड करेगा कि हम ये मॉडल को कैसे यूज करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स करवाता हूं जो कि एक बुक से है। जो मल्टीपल रिग्रेशन है उसके ये एग्जांपल है, ए बी एक्स वन बी टू एक्स टू बी टू एक्स थ्री। तो मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, जो मोर देन वन होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। जैसे एक ये छोटा सा एक डेटा है, इसके डेटा को देख के हम आपको समझाएंगे कैसे इसकी रिलेशन बनती है और कैसे इससे रिग्रेशन बनाया जाता है। तो बोला गया कि है कि हमारे पास लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है, साथ में इसके टोटल कॉस्ट दिए हुए हैं। हमको बताना है 600 आवर्स का कॉस्ट। तो 100 आवर पे हमारा कॉस्ट कितना है, 300 है। 200 आवर पे हमारा कॉस्ट है 500, 300 आवर्स पे हमारा कॉस्ट है 700, 400 पे हमारा कॉस्ट है 900, 500 पे हमारा कॉस्ट है 700। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे अपना लो हाई मेथड्स के लॉजिक से। तो लो हाई मेथड्स की जो लॉजिक बोलती है कि ये कॉम्बिनेशन में हम एक लो यूनिट लेंगे, एक हाई यूनिट लेंगे और एक लो यूनिट लेंगे। तो हाई यूनिट में 500 है क्योंकि 600 का तो हमको वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास जो हाई वैल्यू है उसका लिमिट क्या है, 500। जो सबसे लोअर में है उसका वो क्या है, 100। तो 500 माइनस 100 कितना हो गया जी, 400। तो ये मेरा हो गया, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस इन क्वांटिटी। अब बात आएगी कि डिफरेंस इन कॉस्ट बताना है। तो 300 और माइनस 1100 और 300 के बीच में गैप कितने का है जी, 800 का।
तो यानी कि 800 डिवाइड बाई 400 अगर हम करेंगे तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, बी का वैल्यू पता चल जाएगा। 800 डिवाइड बाई 400 करने से मेरा बी का वैल्यू कितना आएगा जी, 2 आएगा। तो हम अपना इक्वेशन लिख सकते हैं a प्लस 2x। अब हम इसको पहले समझते हैं। तो हमारा आंसर तो सही आ गया जी, 2 है, यानी कि हमारा इक्वेशन का कुछ इस तरह का रिजल्ट आने वाला है। फिर से इस सवाल को आप देखें कि सवाल में है क्या। सवाल में इसने इंफॉर्मेशन दिया, बोला कि भाई आपके पास एक मॉडल यूज करना है और उस मॉडल से ये रिलेशन बताना है कि इस इंफॉर्मेशन में 600 आवर्स पे जो प्रोडक्शन होगा उसका कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले हम अगर कोई चीज अगर नहीं भी जान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं वो क्या होता है। वो सबसे पहला ये होता है कि ये वाला हमारे पास ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, लो हाई मेथड के हिसाब से। लो हाई मेथड जो होता है जब हम कॉस्ट का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं कॉस्टिंग में, वहां यूज होता है। तो लो हाई मेथड से हम यूज करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम निकालेंगे कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है। तो हमने सबसे पहले डेटा को कॉपी करना है। तो मान लीजिए कि हम डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा आवर्स है कितना है, 100 से लेके 500 तक का। हंड्रेड, 200, तो हमने ये ले लिया। फिर हमने टोटल कॉस्ट यहाँ से कॉपी कर लिया। टोटल कॉस्ट इन्होंने दिया हुआ है 300, 500, 700, 300, 500, 700, 300, 500, 700, 900 और 1100। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 2 लेवल है, इसमें हमको खाली लो और हाई बताएं, लेवल में लो और हाई बताएं। तो इसको हम लो बोल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द लो एंड दिस इज गोइंग टू बी द हाई। तो हम यूज करेंगे, उस मेथड का नाम होता है लो हाई मेथड। तो लो हाई मेथड हमको बताता है कि भाई साहब आपने एक काम करना है, आपने डिफरेंस इन कॉस्ट निकालने हैं, डिफरेंस इन कॉस्ट निकालने हैं, साथ में डिफरेंस इन यूनिट निकालना है। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या पता चल जाएगा, इससे जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी हमारे इस सवाल में उसको बी बोलते हैं। रिग्रेशन के डिफिनेशन में उसको बी बोला जाता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस इन कॉस्ट निकालने के लिए हम दिस माइनस दिस कर देंगे। तो मेरे को डिफरेंस इन कॉस्ट निकल गया। क्या निकल गया, डिफरेंस इन कॉस्ट। फिर हमको निकालना है डिफरेंस इन यूनिट। अब डिफरेंस इन यूनिट निकालने के लिए हमने क्या करना है, 500 माइनस 100, इसका मतलब 400। अब हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या बी। तो इसका मतलब ये होगा दिस डिवाइड बाय दिस, तो हमारा 2 रुपया निकल गया। अब हम बोलते थे कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं बोलूंगा एट 100 यूनिट, एट 100 यूनिट मेरे को कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले एट 100 यूनिट हमारा टोटल कॉस्ट कितने का है, 300 का है। अब मेरे को फिक्स कॉस्ट नहीं पता है, तो वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या लिखेंगे, 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 300 माइनस 200, यानी कि अगर हम इसको और सिंप्लीफाई किया तो हम कह सकते हैं कि मेरा फिक्स कॉस्ट जो है वो कितने के बराबर है जी, 100 के बराबर है। तो अब हम अगर इसको इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 प्लस 2x। 2x, तो x क्या है, यहाँ पे x क्या होता है, x होता है यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस। अब हम निकाल के देखेंगे, हमसे मांगा था कॉस्ट एट 600, तो हम निकालेंगे क्या, हम लिखेंगे 100 प्लस 2 इंटू
600, यानी अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी द 1300। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट फॉर 600 यूनिट आ गया। तो ये जो कैलकुलेशंस बना या ये जो इक्वेशन बना y इज इक्वल टू a प्लस dx का जो इक्वेशन बना, this equation is actually called the regression, simple regression। तो simple regression में क्या होता है, यहाँ पे y जो है, y is dependent variable, y variable because it will keep changing with the unit of production। तो ये y का जो nature होगा वो क्या होगा, y को हम बोलेंगे कि y जो है हमारा dependent variable है, dependent वेरिएबल है। ए का जो नेचर है हम उसको क्या बोलेंगे जी, ए जो है हमारा फिक्स्ड है या इसको इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसका अगर मोर कॉस्ट अगर तो कॉस्ट एट जीरो क्वांटिटी और यहाँ पे जो हमने x b निकाला था, b एक्चुअल में कहलाता है स्लोप, b का जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्लोप या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x जो होता है वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शंस, जिसका दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट variable, because this has no relation with other things. It will just come into the picture and it will change the entire value. It will come into the picture and it will change the entire value. So if you want to see the cost for 600, see the cost is coming 1300, which we have calculated here. So this type of calculation actually is a example of simple regression। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्या समझने में कोई डाउट हुआ है क्या? मेराज भाई जी भाई बोलिए। मुझे इसमें एक चीज पूछनी है, आपने भी देखा होगा इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एडवर्टाइजिंग रिलेटेड आते हैं, तो वो वहां पे जो एडवर्टाइजिंग है ना, अगर या तो यूनिट के जगह पे एडवर्टाइजिंग डाल देंगे, जहां पे हम एक सवाल, हम कल रोशन भाई के साथ बैठे थे, वहां पे एक सवाल आया था कि 1000 तो सेल होता ही होता है और पर 1000 के ऊपर 2.84 से मल्टीप्लाई होता है सेल। इसका मतलब दिस 2.84 इज एक्चुअली अ बी। 2.48 जो था वो एक्चुअल में बी था, दैट इज डिफाइंड एज द स्लोप। यानी हर बार जब भी आप सेल करते हो 0.284 से वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो वो बी था, दैट वाज द स्लोप। I believe that question maybe we will get it here. ये regressions में कोई दिक्कत है, because this calculation they won't ask in the exam because this is a quite a big calculation। पहले x का मीन निकालो, फिर xy निकालो, फिर x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर उसके बाद x on y, y on x निकालना पड़ता है। तो this is going to be a different level question। They won't ask in the exam, they simply ask the relation, they simply ask the application of relation। Yes। यस जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाएगा भाई। ये पहले मैं इधर सबसे पहले इधर जाके इसको रेड करेगा, ठीक है, और लिखेगा ऐसे कि आप पहले बताओ कि आपको ये टोटल कॉस्ट का मतलब समझ आता है कि नहीं आया। क्लियर है? अच्छा, ये 300 टोटल कॉस्ट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये भी क्लियर है? ये टोटल कॉस्ट दिया होता ना 100 लेवल पे, 200 पे। अरे भाई 100 यूनिट पे मैंने लिया ना, आई हैव टेकन ऑन द 100 लेवल ना। सर ये 100 ही लेवल पे ही लेना होता है क्या? नहीं नहीं, आप 200 पे भी ले सकते हो। यू वांट टू चेक इट? ओहो ओके, समझ गए कॉस्ट एट 200, तो वहां पे जो x होगा ना वो 200 हो जाएगा।
अब यहाँ पे कॉस्ट आपको 500 लिख के लिखना पड़ेगा और साथ में लिखना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर अब आप इधर लिखेगा फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 500 माइनस 400 आएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेगा 100 आएगा। तो जो लेवल पे आप यूनिट, जिस लेवल पे कॉस्ट ले रहा है ना, उसी लेवल वही आपका एक्स बन जाता है। ठीक है, तो हमने 100 पे लिया था, तो यहाँ पे देखिए एक्स कितना बना था, ये दिस इज एक्स इज 100 ईयर। जब मैंने यहाँ पे 200 लिया तो एक्स यहाँ पे क्या बना, 200 बना। तो दिस इज द ओनली रीजन। So you have to take the cost at certain level. अभी क्लियर है? तो दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क इन एग्जाम। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल से देखता है। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त जिसको बोलते नहीं, इसको करना है, समझ के करना है। तो IEGG रिग्रेशन, ये टाइप के सवाल थे क्या? हाँ हाँ। तो क्या बोल रहा है? नहीं, ये तो कि इसके अंदर जो है ये सवाल थे क्या? वो जो ऊपर गया भाई, ऊपर जो गया ये वाला, इसके हाँ। अंदर जो पूछ रहा है कि क्लीनिंग एन ऑफिस बेस्ड ऑन द रिग्रेशन एनालिसिस। तो सबसे पहले इस सवाल में देखिए क्या बोलता है, बिस्मिल्लाह। तो इसमें सबसे पहले बोलता है कि बिजी बी क्लीनिंग इज इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट फॉर द क्लीनिंग द स्टैंड द कंट्रोलर हैज क्लीनिंग रिग्रेशन, जहां पे बोलता है टोटल कॉस्ट है। ठीक है, टोटल कॉस्ट में लेबर, सप्लाईज, ट्रांसपोर्टेशन, अदर कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द क्लीन। द रिग्रेशन एनालिसिस इस तरह दिया हुआ है 275 यानी 275 x प्लस 75 यानी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर ये a है, ठीक है, ये 25 जो है वो b है और ये x है। x जो है वो आवर स्पेंड है, जैसे जैसे आप आवर स्पेंड करोगे वैसे वैसे आपका ये होगा। जो y है ये आपका क्या है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है ये, डिपेंडेंट वेरिएबल है। विच द बेस डिस्क्राइब द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग इन दी रिग्रेशन एनालिसिस। आप इसके हिसाब से आप बताइए। तो बोल रहा है द कॉस्ट इज 100 पर आवर टू क्लीन एन ऑफिस। ही इज सेइंग दैट कि 1 घंटा काम कराओगे तो आपका कॉस्ट जो है वो क्या बनेगा, 100 बनेगा। तो ये लाइन ये पूछ रहा है। फिर बोल रहा है कि 25% देयर इज अ 25% ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड 75 रुपया इज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि ये लाइन गलत है क्योंकि हमारा 75 फिक्स है और 25 वेरिएबल है। फिर बोल रहा है कि देयर इज अ 25 रुपया वेरिएबल कॉस्ट और 75 फिक्स है, यानी सी इज द बेस्ट आंसर, कैन बी डिफाइन एज द बेस्ट आंसर। और अगर सी नहीं होता तो ए आंसर होता। फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 25 पर इज क्लीन एन ऑफिस। तो ये लाइन अपने आप में ही गलत है। तो अगर सी नहीं होता देन बी होता, अगर सी नहीं होता अगर सी नहीं होता तो इसका आंसर ए होता। ठीक है, यानी y प्लस y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। जी सर जी, तो बी एक्स उसने पहले दे दिया घुमाने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना नंबर सवाल था, 24। देखिए ये बोल दिया कि यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन देयर इज अ 3 क्राइटेरिया एंड दिस इज द फिट, सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, मैंने आपकी रीजनिंग बता दी। अगर सी नहीं होता तो आप वहां पे ए आंसर लिखते। कितना आंसर लिखते जी, ए आंसर आपको लिखना होता।
क्योंकि ए जो है उसके डिफिनेशन को ये कर रहा था, मतलब ए में उसके रिलेशन प्रॉपर हो जा रहे थे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। फिर आपके एक सवाल ऐसे आ सकते हैं, तो ये रिग्रेशन के ये एक सवाल थे। फिर ये एक सवाल बोल रहा है कि ए कंपनी यूजेस द रिग्रेशन विच इज द मंथली एडवर्टाइजिंग आई यूज टू प्रिडिक्ट द मंथली सेल। अब बोल रहा है कि जो मंथली जो आपका एडवर्टीजमेंट है ना, उससे आप क्या निकाल रहे हो, मंथली सेल निकाल रहे हो। तो आप पहले खाली ये बता दो इसमें डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। तो बोल रहा है कि एडवर्टीजमेंट लेते हो और उससे क्या निकालते हो, सेल्स निकालते हो। तो सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। एडवर्टीजमेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसके ऊपर ये निकलेगा। ठीक है, बोल रहा है बोथ इन $million खाली बोलिए। द रिजल्ट शो द कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पॉइंटेड। अब इतना बड़ा जो लाइन है ना, कोएफिशिएंट, एक्चुअल में कोएफिशिएंट का मतलब वो होता है dx। तो एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्लोप, इसको हम स्लोप बोलते हैं। ये एक्चुअल में b रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या बोला है, दिस कोएफिशिएंट परसेंट दैट, बोला ऑन एन एवरेज एवरी एडिशनल डॉलर विल रिजल्ट 0.8 ऑफ एडिशनल सेल। तो यानी कि हर ₹1 आपको 80% का सेल देगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके लिए एवरी एडिशनल नहीं बल्कि एवरी एडिशनल नहीं। बोल रहा है एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ गुड प्रेडिकेटर, ये मेरे को नहीं है। बोल रहा है द मंथली एडवर्टाइजिंग इज एट एवरेज लेवल, द प्रोडक्ट सेल विल बी 8,000, ये भी अपनी लाइन में सही नहीं है। बोल रहा है द एवरेज मंथली इज द सिंपल इन द सिंपल सैंपल इज 800, तो ये भी नहीं है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर वो ए है। कितना था क्वेश्चन नंबर 30 था ना, 30 था, क्या था? क्वेश्चन क्या था उसका? और क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 30 था मेरा। 30 था ना, ठीक मिलेगा हमको। ऐसे 30 खोजते में तो खो जाऊंगा। नहीं, उसमें 30 के कई हैं, मतलब पार्ट 2 के भी हैं। तो हाँ वही तुम्हें बोल, तो खो जाऊंगा। मैं भाई चले, कोई बात नहीं, हम सही होगा। आप बोल रहे हो सही है। नहीं, इसका आंसर ये है भाई। नहीं वो तो है ही है, लेकिन हाँ नहीं, मैं चाह रहा था कुछ रीजनिंग मिल जाए तो बेहतर है ना। वो उसने खुदा नहीं कह कि दिया मेरे इसका। पास जो रीजनिंग थी वही है।
वही है कि अगर उससे ज्यादा जो सेल हो रही है एडिशनल डॉलर की, उसका 0.8 जो है उसका वो एडवर्टाइजमेंट के लिए है, की वजह से हो रही। नहीं नहीं, एडवर्टीजमेंट जो है वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है, सेल्स डिपेंडेंट है। यानी कि अगर $1 का भी अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो 0.8 पैसे का आपको सेल्स जनरेट करके दे देगा सिस्टम। अब आप समझे, ये है उसकी एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और इसका आंसर मिल गया भाई। इसका आंसर जो है वो है on an average for every additional dollar the advertisement will get 0.8 in an additional sale. This is the correct answer. ठीक है भाई, यही है इसका करेक्ट आंसर। देख लिया मैंने गूगल पे, तो यही है एक्चुअल में रिग्रेशन का जो मामला था वो ये था। तो आपने ये दो चीजें देखनी थी, और एक दो चीजें हैं जो फटाफट मैं बता दे रहा। तो किसको क्या बोलते हैं ये पता चल गया। ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला, इसके जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड, सिंपल रिग्रेशन, ये तो मैंने करवा ही दिए। उसके बाद रन द सम ऑफ द डेटा, एफ वैल्यू, if less than 2 the coefficient is hardly reliable। अच्छा, ये एफ वैल्यू का कुछ फंडा है भाई, वो मेरे को भी देखना पड़ेगा। बिकॉज तो यहाँ पे जो थे, यहाँ पे जो लर्निंग का क्या नाम है, रिग्रेशंस के जो भी सवाल थे, y प्लस ए प्लस बी एक्स, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद क्या क्या इसमें पढ़ने का था, लाइन मैंने देख लिया था। ए जो है वो उसको इंटरसेक्ट करता है, एक्स पे भी जीरो फिक्स कॉस्ट की तरह होता है, बी जो होता है वो स्लोप होता है, या इसको कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, या वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको हम कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन था, इस इंफॉर्मेशन से हमने ये वैल्यू ड्राइव करी थी। उसके बाद हमने लर्निंग कर्व पढ़ लिया था। बेनिफिट ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव बाइस स्टडीज होती है। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर सेपरेटिंग द मिक्स कॉस्ट इनटू द वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट फॉर द बजटिंग। बट इसके डेफिनेशन ये भी है, इट्स नॉट यूज फॉर द हिस्टोरिकल डेटा इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है तो ये यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, ये हिस्टोरिकल डेटा अगर अवेलेबल है, बट इसमें क्या होता है, रिग्रेशन इफ द डेटा आर नॉट रेलेवेंट फॉर द कंपनीज करंट सिचुएशन। अगर आपके पास डेटा है भी बट वो कंपनी के करंट सिचुएशंस पे अगर नहीं एप्लीकेबल है तो वो आपके काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लो हाई प्रोबेबिलिटी हमने अभी आपको करा दी थी। एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक सवाल भी मैंने कराई थी। तो देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी हमने कवर कर ली थी, जिसमें क्या था कि हमारे पास सेल्स थे, साथ में प्रोबेबिलिटी थी। प्रोबेबिलिटी इनटू सेल्स जैसे जो वैल्यू निकलता है उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दो प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई थी और दोनों में कैश फ्लो दिए हुए थे। हमें बताने थे कि कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। बाकी हमने मेथोडोलॉजीज पूरे पढ़ लिए थे। मास्टर प्रोजेक्ट, एबीसी, जीरो बेस सारे हमने कवर कर लिए हैं। फ्लेक्सिबल बजटिंग एंड हेना तेना सब हम लोग का हो चुका है। थोड़ी सी थ्योरी है, वो थ्योरी मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आपने पढ़नी है। हाँ, कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जा दोस्त। भाई एक सवाल है मेरे पास। बोले, कोई सारे सवाल का जवाब मिलेगा, क्यों नहीं, बोलिए। सीधा देखा, चार्जर लेके, चार्जर लेके, ये बोलिए। देखिए, अगर सपोज
अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं और मतलब ऑटोमेटेड है जी, तो उसका ओवरहेड किसके बेस पे करेंगे, मतलब ओवरहेड एलोकेशन आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हैं ना एक्टिविटी कर रहे हैं? आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? मेथड पे तो डिपेंड, मतलब नहीं, overhead मेथड के ऊपर नहीं, मेथड के ऊपर आपकी ओवरहेड का ड्राइवर, मतलब अगर आप ट्रेडिशनल कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड मेंटेन कर रहे हैं, इट्स अ फुल्ली ऑटोमेटेड है, तो लेबर आवर का बेस बनाना आपके लिए गलत हो जाएगा. देन यू शुड गो विद द मशीन आवर. लिसन, यू शुड गो विद द मशीन आवर. अगर एबीसी है और अगर मशीन का कोई ट्रिगर पॉइंट है, जैसे सेटअप है या प्रोडक्शन रन है, then you can go with the production run or setup hours or sometime machine hour. डिपेंड करता है, हर कंपनी की एक अपनी कोई ये यूनिवर्सल रूल नहीं है. हर कंपनी अपने लिए अपना ट्रिगर पॉइंट खोज के रखती है. देयर इज नो लाइक स्पेसिफिक यूनिवर्सल रूल. जी, तो नहीं, वही तो है कि अभी हम ही को बोलना पड़ेगा ना कैसे तो करेंगे. आपने पूछना है ना कि आप कौन सा यूज कर रहे हो. अगर ट्रेडिशनल कर रहे हो देन इट्स बेटर टू गो विद द मशीन. अगर मशीन अवेलेबल नहीं है देन यू हैव टू गो फॉर डायरेक्ट लेबर. ठीक है, अगर मॉडर्न है देन यू हैव टू गो विद सम. अगर ये प्रोडक्शन पे ट्रिगर होता है देन यू हैव टू गो. अगर ये सेटअप पे ट्रिगर होता है तो सेटअप, नहीं तो फिर मशीन आवर. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन. अच्छा, ये बात सही है, पर मैं ये सोच रहा था कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, हो रहा है, मतलब आपकी मशीनरी रन हो रही है, और पर उसका जो ओवरहेड है, जैसे कि अभी आपने ओवरहेड माने ये अप्लाई कर लिया, मतलब जो भी ऑयलिंग है या उसको टिंकरिंग होता है, वही तो ओवरहेड